कोविड ओपीडी यानी घर बैठे डॉक्टरी सलाह। इस कोरोना काल में आपके दिल में, आपके मन में तमाम ऐसे सवाल होंगे जो आपको परेशान करते होंगे। लिहाजा इंडिया न्यूज लाया है 5 बजे कोविड ओपीडी। अपने सवाल तमाम डॉक्टर्स यहां पर मौजूद होंगे जो जवाब देंगे। शुरुआत कर लेते हैं कोरोना से ही, जिसकी रफ्तार कम होने के बाद भारत में तीसरी लहर की आहट दिखाई देने लगी है। तीसरी लहर की आशंका के बीच राज्य सरकारों ने इसकी तैयारियां पूरी कर ली हैं और कई राज्य सरकारें इसकी तैयारियों में मशगूल हैं। तीसरी लहर में बच्चों के संक्रमित होने की आशंका से इतर मुंबई की बीएमसी का सीरो सर्वे कुछ और ही कहता है। बीएमसी के सीरो सर्वे में कहा गया है कि मुंबई में 50% से ज्यादा बच्चों में कोरोना एंटीबॉडी मौजूद हैं, यानी वो थोड़ा बहुत कोरोना से संक्रमित होकर ठीक हो चुके हैं। ऐसे में थर्ड वेव का उन पर उतना असर नहीं होगा और अगर वो संक्रमित हुए भी तो जल्द ठीक हो जाएंगे, यानी बच्चों को खतरा कम है। कोरोना संकट के बीच हिंदुस्तान के लिए एक अच्छी खबर ये कि आज से सिप्ला को अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की कोरोना वैक्सीन को आयात करने की इजाजत डीसीजीआई ने दे दी है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी के बाद मॉडर्ना चौथी वैक्सीन है जिसे भारत में मंजूरी मिली है। डेल्टा प्लस के खतरे से निपटने के लिए वैक्सीनेशन जरूरी है, लेकिन ऐसी भी खबरें आ रही हैं कि कई जगहों पर वैक्सीन की किल्लत है। इस पर चर्चा करेंगे और ग्राउंड के हालात जानेंगे, साथ ही बीएमसी के सीरो सर्वे की पड़ताल करेंगे और एक्सपर्ट से जानेंगे कि थर्ड वेव की आशंका के बीच बच्चे कितने सुरक्षित हैं। तो अगले 1 घंटे आपको बने रहना है हमारी कोरोना ओपीडी में। और अब बात इस वक्त की बड़ी खबर की कर लेते हैं। अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना ने की कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल के लिए डीसीजीआई ने इसे मंजूरी दे दी है। सिप्ला अब इस वैक्सीन का आयात भारत में कर सकेगी। सूत्रों ने इस बात की पुष्टि की है। कोविशील्ड, कोवैक्सीन और स्पुतनिक वी के बाद मॉडर्ना चौथी वैक्सीन है जिसे भारत में मंजूरी दी गई है। चौथी संजीवनी भारत के पास, और अब इस संजीवनी के जरिए एक बात ये भी पुख्ता होती हुई दिखाई पड़ती है कि अब बहुत जल्द देश की एक बड़ी आबादी वैक्सीनेशन का हिस्सा बन जाएगी। कोरोना वैक्सीन आयात करने के लिए सिप्ला को यह मंजूरी मिल गई है और इसके चलते अमेरिकी कंपनी मॉडर्ना की वैक्सीन को आयात करेगी सिप्ला भारत में। लिहाजा अब सिप्ला भी मॉडर्ना की इस वैक्सीन को भारत के तमाम उन लोगों को जो वैक्सीन के इंतजार में हैं उन्हें दे सकेगी। An application received from Moderna through an Indian subsidiary, Indian partner of theirs, namely Cipla, has been granted new drug permission for restricted use, which is commonly known as emergency use authorization. So new drug permission has been granted to Moderna. This is the first internationally developed vaccine for which now such permission exists. लेकिन बात कर लेते हैं बीएमसी के सीरो सर्वे की, जिसके मुताबिक थर्ड वेव में बच्चों के क्रिटिकल होने या गंभीर होने की आशंका कम है और ये अपने आप में काफी खास बात है। सीरो सर्वे किया है जिसमें उसने 18 साल के नीचे के बच्चों का परीक्षण किया। इस परीक्षण में यह निष्कर्ष निकला कि करीब 51% से अधिक बच्चे सीरो पॉजिटिव पाए गए। इसका मतलब यह है कि इनमें कोरोना का एक्सपोजर हो चुका है और इसमें एंटीबॉडीज बन चुकी हैं। ऐसा ही एक सर्वे मार्च में भी हुआ था जिसमें कि 39% की सीरो पॉजिटिविटी थी। इसका मतलब है कि अब जो नया सर्वे आया है इससे ये पता चल रहा है कि ज़्यादा बच्चे एक्सपोज हुए और उनमें एंटीबॉडीज बनी। इससे निष्कर्ष ये निकलता है कि बच्चों की इम्यूनिटी अपेक्षाकृत बेहतर है, उसमें एंटीबॉडीज बन रही हैं। आने से पहले ऐसा बताया जाता था कि तीसरी लहर में बच्चों को ज़्यादा संसर्ग हो सकता है, वो ज़्यादा बाधित हो सकते हैं। इसलिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये निर्णय लिया कि 1 अप्रैल से 15 जून तक 1 साल से 0 साल से मुझे नवजात शिशु से लेकर 18 साल के बच्चों का सीरो सर्वे किया जाए। पूरे मुंबई के 24 वार्ड में हमने करीबन सैंपल इकट्ठा किए, पब्लिक लैब से इकट्ठा किया और प्राइवेट लैब से भी इकट्ठा किए। उसका विश्लेषण किया। विश्लेषण में हमको ये पाया गया कि 51% से ज़्यादा बच्चों में ये कोविड लड़ने के लिए जो एंटीबॉडीज लगती है वो पाई गई है
और ये अच्छी बात है, लेकिन फिर भी हमने हमारी जो तैयारी है, अगर तीसरी लहर में बच्चों को ज़्यादा संसर्ग हो जाता है, ज़्यादा बाधित हो सकते हैं, तो उनके लिए इलाज करने के लिए हमने पूरी तैयारी कायम रखी है। और हर एक वार्ड में, हर एक जम्बो हॉस्पिटल में और हर एक बड़े अस्पताल में हमने पीडियाट्रिक वार्ड एक बनाकर भी रखा है। और बात इसी बीएमसी के सीरो सर्वे की किस आधार पर हुआ है, क्या आधार है? इंडियन न्यूज संवाददाता अभिषेक शर्मा ने बीएमसी के नायर हॉस्पिटल के डीन के.एस. बंगा से खास बातचीत की। मौजूद हैं, जो कि नायर डेंटल अस्पताल जो है बड़ा अस्पताल है, उसके एक्टिंग डीन साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। जो कोविड का, एक तो डेल्टा प्लस का नया वायरस आ चुका है, उसके अलावा कोविड का। सर स्वागत है इंडिया न्यूज में बंगा साहब आपका। सर किस तरीके से आप देखते हैं कि जो सीरो सर्वे आया है, आप कैसे इसको देख रहे हैं? क्योंकि सीरो सर्वे का हम कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर लोगों के लिए है, लेकिन तो डरावनी भी है उतनी। सीरो सर्वे से ये प्रमाणित हो गया है कि करीबन 50% बच्चों को एंटीबॉडीज मिली हैं। और ये जो सेकेंड वेव आई है हमारी, उसमें ये एंटीबॉडीज हमको जो मिली हैं वो स्लम्स में छोड़ के हाई राइजेस में मिली हैं। तो मतलब बच्चों को ऑलरेडी इन्फेक्शन हो गया। जो हम हमेशा से कह रहे थे कि ये वायरस कई लोगों को हो जाता है, जो पॉजिटिव होते हैं उनको पता भी नहीं होता, इसीलिए ध्यान रखना जरूरी है। मास्क लगाने की बात इसलिए होती है कि आपको पता भी नहीं है आप पॉजिटिव हो गए और आप अपनी फैमिली में किसी को इन्फेक्ट कर सकते हो। उसकी वजह से अगर उनको कुछ कोमॉर्बिडिटी हो गई, जैसे डायबिटीज वगैरह हो गया, उनको इन्फेक्शन हो गया तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसके लिए ध्यान रखना जरूरी है, सबसे पहली बात ये। सेकेंडली, बच्चों में एंटीबॉडीज बहुत अच्छे से और जल्दी बन जाती हैं। तो ये एक अच्छी खबर मानी जानी चाहिए कि 50% बच्चों में जो एंटीबॉडीज बनी है सीरो सर्वे के हिसाब से, ये एक अच्छी खबर मानी चाहिए कि बच्चों को इन्फेक्शन आया और निकल भी गया और उनमें एंटीबॉडीज भी बन गई है। लेकिन ये सिर्फ मुंबई की बात है। मैं चाहता हूं कि ऐसे देश में कई जगह पे ऐसे सर्वे किए जाने चाहिए और बच्चों पे खास ध्यान देना चाहिए। जो ये एक डर है तीसरी वेव का, जो बच्चों को इतना भारी असर होने वाला है, उससे थोड़ी राहत मिलेगी हमको। बहुत अच्छी बात आपने कही सर कि एक तो मुंबई महानगरपालिका ने कम से कम कराया, एक अच्छी बात है, लेकिन ये से इसका मतलब पूरे देश भर में बहुत बच्चों को अपने चपेट में कोविड ने लिया होगा। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने और मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने खास करके ये काम किया है इस बार, और ये सीरो सर्वे करवाया है। और हम हमेशा कोई नई नई टेक्निक्स के हिसाब से हमारे यहाँ काम हो ही रहा है, और ऐसे हमने अलग से अभी नए वार्ड्स भी बनवा लिए हैं हर जगह पे। तो मैं यही उम्मीद करूंगा कि देश में ऐसी कई राज्यों में ये सीरो सर्वे उन्होंने करवाना चाहिए, जिससे कि पता चले कि एंटीबॉडीज कितनी लेवल तक डेवलप हुई हैं, और जहां नहीं हुई हैं तो वहां पर दूसरा कुछ विचार किया जा सकता है, और जहां हुई है वहां से थोड़ी राहत दी जा सकती है। सर डेल्टा प्लस भी आ चुका है, नया वेरिएंट आ चुका है, इससे भी बच्चों को खतरा होगा? उससे डेल्टा प्लस से भी बच्चों को खतरा हो सकता है, और जितने नए वेरिएंट्स आएंगे म्यूटेशन होके, उससे खतरा हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो मेरे हिसाब से जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने जो कंट्रोल लाया है और थोड़ा रिस्ट्रिक्शंस अभी इंपोज किए हैं, आई थिंक एकदम सही कदम है। जहां तक एक सवाल डेल्टा प्लस के बारे में पूछ लेता हूं कि जहां तक सवाल बच्चों के तो है ही है कि बच्चों के पास सर्वे हुआ है, लेकिन डेल्टा प्लस जो है वायरस, जो कोरोना का वायरस है, एक थोड़ा सा आपके जानकारी के अनुसार लोगों को जानना चाहिए कि ये जो है ये सभी के लिए खतरनाक है, ना कि बच्चों के लिए। नहीं, ये सबके लिए खतरनाक है। बच्चों के लिए तो ये सीरो सर्वे के हिसाब से तो इनफैक्ट प्रमाणित हो गया कि बच्चों को खतरा ओवरऑल भी कम हो गया है। लेकिन जो बड़े हैं, जो उम्र में थोड़े ज्यादा हैं, जो सेकंड वेव में हमने जो तबाही देखी है, वो तबाही डेल्टा प्लस कभी भी क्रिएट कर सकता है। इसके लिए सतर्कता बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि लोग अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, मास्क लगाएं, और जितना हो सकता है वो प्रिकॉशन लें और दूसरों को भी बचाएं। कैमरामैन बिस्सू के साथ अभिषेक शर्मा, इंडिया न्यूज, मुंबई। तो हम सीरो सर्वे की बात कर रहे थे, सीरो सर्वे के जो रिजल्ट आए हैं, लेकिन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि अभी दूसरी लहर गई नहीं है, खतरा भी बना हुआ है। 4 लाख से ऊपर केसेस हमारे देश ने देखे। तो अभी आज की मैं जो फिगर देख रहा था, तो इस समय लगभग आज 24 घंटे में 37,000 के आसपास केसेस हमारे देश में हुए हैं। यहाँ ये एक प्रकार से हमें थोड़ी सी राहत की खबर दिखती है, लेकिन ये साथ साथ हमारे लिए अभी भी सेकंड जो वेव है, हमारा जो सेकंड फेज था कोविड का, जिसको हम सेकंड वेव के नाम से अब ज्यादा जो है चर्चा करने लगे हैं, ये समाप्त नहीं हुआ है, और अभी भी इतने केसेस देश भर में हो रहे हैं। और ना ही जनता को रिलैक्स होने देना है, ना ही समाज को रिलैक्स होने देना है, और हमेशा सतर्कता पूरी बरतनी है। और इस समय तो
सौभाग्य से पिछले 6 महीने से देश को वैक्सीन भी चूंकि उपलब्ध हो गई है, इसलिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और अधिक से अधिक लोगों को वैक्सीन लगाकर हम शायद आने वाले समय में कोविड के खिलाफ जंग में सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इस आशा और विश्वास के साथ सबको उसके लिए बराबर मिलकर काम करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन साफ कर रहे थे कि अभी ये इस बात से आप चिंता करें, इस बात को समझें कि अभी कोविड की दूसरी लहर खत्म नहीं हुई है। ये ना माने कि घटते हुए आंकड़े आपको किसी तरह की रिलीफ दे रहे हैं, आप किसी तरीके से आसान रह सकते हैं, लेकिन प्रोटोकॉल का पालन करना उतना ही जरूरी है। दो खास मेहमान मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर रोहन गुप्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं और डॉक्टर मनीष जांगला मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर रोहन गुप्ता, हम आजकल जब भी चर्चा कर रहे हैं तमाम मेडिकल फ्रेटर्निटी से जुड़े हुए लोगों से, हम तीसरी वेव की बात कर रहे हैं, हम बच्चों की बात कर रहे हैं। आज मैं चर्चा की शुरुआत आपके साथ इसी बात को लेकर कर लेता हूं कि अभी तीसरी लहर का अंदेशा जताया जा रहा है। जो दूसरी लहर में मामले थे, आंकड़े थे, वो अचानक कम हो गए हैं और बीएमसी का जो सर्वे, सीरो सर्वे सामने आया है, हम तीसरी लहर में डर रहे हैं कि बच्चों के ऊपर कुछ खास असर हो जाएगा, लेकिन बीएमसी का सीरो सर्वे कहता है कि दूसरी लहर में करीब 51% से ज्यादा बच्चे सीरो पॉजिटिव पाए गए। इससे क्या समझे हमारे दर्शक, और क्या ये माने कि बच्चे पहले खतरे में थे और अब जो सीरो पॉजिटिविटी आ रही है वो आगे चलकर तीसरी लहर में किस तरह से रिएक्ट करेगी? देखिए, मैं सबसे पहले आपको ये बताना चाहूँगा कि जो कोरोना वायरस है, इसका सबसे जो स्पेशल चीज़ होता है कि ये अपनी रूपरेखा को बदलती है, अपने अंश को बदलती है, जिसको म्यूटेशन कहते हैं। सबसे पहले ये अल्फा और कापा वेरिएंट में आई। जब ये कोरोना के जो वायरस की जब जीनोमिक सीक्वेंसिंग की जाती है, तो जो जिस तरह के वो लेयर्स में पाई जाती है आरएनए, उसके हिसाब से नाम दिए जाते हैं कई तरह के। तो अल्फा और कापा सबसे पहले आया और उसके बाद अन्य वेरिएंट्स भी देखे गए। ऐसा देखा गया था कि दिल्ली सरकार ने भी कुछ फरवरी के माह में ऐसा ही एक सर्वे किया था, जिसमें कि 50% जनसंख्या दिल्ली में ऐसी आई थी जो कि एंटीबॉडी प्रोडक्शन को शो कर रही थी। इससे कहीं ना कहीं सरकार का ढीला रवैया भी रहा, कहीं ना कहीं लोगों का भी ढीला रवैया रहा। तो ये अक्सर ऐसा होता है कि ये सीरो पॉजिटिविटी कहीं से कोई मापक नहीं मानी जा सकती है कि आप पूरी तरह इम्यून हैं। तो सबसे पहले तो मैं इस बात को सिरे से खारिज करता हूं कि यदि 50% इम्यून आई है तो बच्चों को कोई खतरा नहीं है। बच्चों को खतरा है, आगे भी खतरा हो सकता है, क्योंकि जब भी म्यूटेशन होगा इस तरह की चीजें होंगी। जब अल्फा और कपा वेरिएंट दिल्ली में आई थी तो करीब 1400 स्टाफ्स ऐसे थे एक ही अस्पताल के, जो इंस्टीट्यूट ऑफ लिवर एंड बिलियरी साइंसेज हैं, जो कि पूरी तरह वैक्सीनेटेड थे, लेकिन उनको फिर भी कोविड हुआ। तो ऐसा इसीलिए हुआ क्योंकि म्यूटेशन हो गई थी और ये डेल्टा वेरिएंट आ गया था। तो वेरिएंट वाइज ये चेंजेस आ सकते हैं, इसलिए जंग अभी कहीं से भी नहीं जीती गई है। हमें अभी भी कॉशियस रहने की आवश्यकता है और हमें बहुत ज़रूरत है कि हम जो सरकार के जो मापक हैं, जो प्रोटोकॉल्स हैं कोरोना को, वो फॉलो करें। और बच्चों को खतरा पहले भी था और अभी भी है और आगे भी हो सकता है, लेकिन बच्चों में एक बहुत ही अच्छी चीज़ ये होती है कि उनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, और दूसरी चीज़ ये भी होती है कि उन्हें कई अन्य तरह के वैक्सीनेशंस पड़ते रहते हैं। बीसीजी की वैक्सीनेशन होती है, इन्फ्लुएंजा वायरस की वैक्सीनेशन होती है। तो इन वजहों से उनकी कुछ जो इम्यूनिटी है वो बूस्टेड अप होती है। तो बच्चों को खतरा अभी भी है, लेकिन कहीं से हम ऐसा, ये जो सर्वे बीएमसी की है, इससे हम ये निष्कर्ष नहीं लगा सकते कि हम कोरोना से जीत पा लेंगे। निष्कर्ष नहीं लेकिन लगा सकते हैं कि हम कोरोना से जीत पा रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर मनीष जांगड़ा भी इस वक्त जुड़े हुए हैं। डॉक्टर रोहन गुप्ता अभी आपके सामने तमाम बातें रख रहे थे। रोहन कृष्णन, मैं आपका रोहन कृष्णन जी, डॉक्टर रोहन कृष्णन मेरे साथ जुड़े थे, तमाम बातें बता रहे थे। डॉक्टर रोहन कृष्णन, इससे पहले कि और किसी के पास जाए, आप ही से मैं शुरुआत कर लेता हूं। क्या जो आपने अभी जवाब दिया कि बच्चों को खतरा था, अभी भी है, और बीएमसी ने जो सीरो सर्वे किया, क्या ये पूरे देश के लिए एक पैमाने के तौर पर देखा जा सकता है कि पूरे देश में 50% से ज्यादा बच्चे एक्सपोज हो चुके हैं ऑलरेडी ही कोरोना वायरस से? जी देखिए, पूरे देश में इसको इस पैमाने की तरह से देखना 50% में तो नहीं संभव है, लेकिन हाँ 30 से 35% हम देख सकते हैं, क्योंकि जो एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज हम करते हैं
जो भी वायरोलॉजिकल स्टडीज करते हैं तो उसमें हम ये मानते हैं कि यदि कोई एक इंसान को गवर्नमेंट या डॉक्टर्स या लैबोरेटरीज जो हम डिटेक्ट करते हैं तो इसमें 10 ऐसे इंसान होते हैं, 10 ऐसे लोग होते हैं जो कि डिटेक्टेबल नहीं होते हैं, जिनको हम काउंट करते हैं। तो आप यदि देखेंगे कि 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो कि कोरोना से ग्रसित पाए गए हैं भारत में, जिनका डेटा है, तो इसको हम 10 से गुना कर लेंगे एपिडेमियोलॉजिकल स्टडीज के हिसाब से, तो 30 करोड़ पॉपुलेशन हिंदुस्तान में ऐसी हो जाती है जो कि कहीं ना कहीं कोविड से ग्रसित है। और 27 आज के डेट में 31 करोड़ लोग वैक्सीनेटेड हैं भारत सरकार के वेबसाइट के अनुसार। तो कहीं ना कहीं 30 और 61 यानी 61 करोड़ पॉपुलेशन ऐसी हो गई जो या तो वैक्सीनेटेड है या कोविड से ग्रसित है। तो यदि वैक्सीनेशन को और प्रेशराइज करके और फास्ट वे में किया जाए तो हम कहीं ना कहीं कोविड से उस तरह से हम निजात पा सकते हैं, कोविड से निजात पा सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और उम्मीद है जो स्वास्थ्य मंत्रालय के तमाम आला लोग हैं जो कि मेडिकल फ्रेटर्निटी से भी आते हैं, कहीं बेहतर समझते हैं, वो इन बातों पर ध्यान भी दे रहे होंगे। डॉक्टर मनीष जांगला भी मेरे साथ RML अस्पताल से इस वक्त जुड़ गए हैं। डॉक्टर मनीष जांगला, तीसरी लहर और बच्चों के ऊपर उसका असर, हमने पहली वेव पिछले साल देखी थी, उसने किस तरीके से स्थिति यहाँ पर पैदा की थी। दूसरी वेव में हमारी ये हालत थी कि दूसरी वेव में बहुत ज़्यादा ही कहर रहा। तीसरी लहर अब जो आने वाली है, हर किसी का सवाल है और रोज़ सवाल है, तमाम जवाबों के बाद भी हर माता पिता यही चाहता है कि वो क्या माने, क्या होगा, क्या करना होगा तीसरी लहर को लेकर। चलिए डॉक्टर मनीष जांगला से बात करेंगे, लेकिन इस वक्त खबर आ रही है स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने साफ कहा है कि 33 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन अब तक भारत में लगाई जा चुकी हैं। 27 करोड़ पहली डोज की वैक्सीन लग चुकी है और 5.5 करोड़ ऐसी वैक्सीन है जो दूसरी डोज की भी लग चुकी है। करीब 14.99 करोड़ महिलाओं को वैक्सीन लगी है और 17 करोड़ 48 लाख पुरुषों को वैक्सीन लगी है। जून में औसतन 40 लाख डोज प्रतिदिन लगे हैं। टोटल फर्स्ट डोजेज की कवरेज 27.27 करोड़ है और सेकेंड डोज में भी 5.84 करोड़ डोजेज अब तक दी जा चुकी हैं। यहाँ मुख्य विषय हम आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहेंगे, फील्ड स्थाई के जितने हमारे फंक्शनरीज हैं उनके सपोर्ट से हर तरह से कोऑर्डिनेशन करते हुए अगर हम देखें तो जनवरी में औसतन हमने 2.35 लाख डोजेज पर डे कवर की। फरवरी के माह में वह बढ़ते बढ़ते 3.77 लाख डोजेज बढ़ चुकी थी। एक तरफ सरकार वैक्सीनेशन को तेज कर रही है तो वहीं दूसरी तरफ कुछ इलाकों में वैक्सीन की किल्लत देखी गई। इंडियन न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट देखते हैं। राजस्थान में लगातार वैक्सीन की किल्लत जारी है। ऐसे में हम भी एक वैक्सीन सेंटर पर मौजूद हैं। देख सकते हैं साफ तौर पर आज इस वैक्सीन सेंटर और जयपुर के कई वैक्सीन सेंटर है, वहाँ पे आज वैक्सीन नहीं लग रही है। हालांकि कल देर शाम को 2 लाख के करीब कोविशील्ड जयपुर में पहुंची थी, जो कि आम जनता को लग रही थी। कई जगह कोविशील्ड लग रही है। वहीं आपको बता दें, जहां राज्य सरकार की केंद्र सरकार से जो मांग है वो जुलाई की मांग 1.5 करोड़ है, लेकिन केंद्र सरकार 50 लाख ही यहाँ पर राज्य सरकार को दे पा रही है। हालांकि ऐसे में देखना होगा कि आखिरकार कब तक वैक्सीनेशन का जो ये दौर है कब तक ऐसे ही जारी रहेगा, कब तक राज्य सरकार को पूर्ण रूप से राजस्थान में वैक्सीन मिल पाएगी और आम जनता इस वैक्सीन को लगवा पाएगी। हम खड़े हैं कोटा के तलमंडी इलाके में। तलमंडी का ये राजकीय चिकित्सा केंद्र तलमंडी है। यहाँ पर कोविड का जो टीकाकरण है उसके लिए कैंप लगाए जा रहे हैं, परंतु कोटा की स्थिति अभी वैक्सीन को लेकर बहुत विकट बनी हुई है। अगर वैक्सीन की बात की जाए तो वैक्सीन यहाँ पर ख़त्म हो गई है और वैक्सीन ख़त्म होने के बाद यहाँ पर टीकाकरण केंद्रों पर वैक्सीन लगाने वाले जो लोग हैं वो चक्कर काट रहे हैं। जो शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र तलमंडी है उसने साफ तौर पर एक सूचना लगा रखी है, आज दिनांक 29/6/2021 को यहाँ किसी भी प्रकार की कोरोना वैक्सीन उपलब्ध नहीं है। असुविधा के लिए खेद है। तो आप साफ तौर पर तस्वीरों में देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं कोटा को वैक्सीन को लेकर संकट बना हुआ है। एक तरफ राज्य सरकार ने गाइडलाइन जारी करी है कि व्यापारी बिना वैक्सीन लगाए या उनका स्टाफ दुकान नहीं खोल सकेंगे।
तो इस तरह से जब वैक्सीन नहीं है तो लोगों के पास सामने संकट मंडरा रहा है। अजमेर ज़िले के एक कस्बे के वैक्सीनेशन सेंटर पर हम खड़े हैं, जहां पर कुछ लोग सुबह 8 बजे से यहां पर वैक्सीन का इंतज़ार कर रहे हैं और उनको वैक्सीन नहीं लगी, लेकिन उनके पास में कोई सूचना नहीं है कि वैक्सीन आज लगेगी या नहीं लगेगी। हाँ, ये जो लोग हमारे साथ में खड़े हैं, बुजुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, युवा भी हैं, सब लोग इन्होंने बताया कि लगभग 2-2.5 घंटे से यहाँ बैठे हैं। यहाँ पर कोई बोर्ड नहीं लगा हुआ है, कोई भी इनका सूचना इनके पास में है नहीं कि वैक्सीन आएगी या नहीं आएगी। बता दें कि 2 दिन से अजमेर ज़िले में कहीं भी वैक्सीन नहीं है और वास्तव में सभी लोग परेशान हो रहे हैं। कुछ लोग मौजूद हैं जिनसे हम बात करेंगे। क्या करना है यहाँ पर आप? वैक्सीन लगवाने आए थे, कल से रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, पर कल भी नहीं लगा और आज भी नहीं लगा। 9 बजे से यहाँ पे खड़े हैं। 9 बजे से 8 बजे से यहाँ पे लोग खड़े हैं, वैक्सीनेशन नहीं है। क्या कहेंगे आप इस बारे में? कल से खड़े हैं साहब, कल भी आए थे, कल भी नहीं मिली। आज सुबह से खड़े हैं हम, 3 घंटे हो गए साहब, अभी तक वैक्सीन नहीं लगी है। गर्मी में परेशान हो रहे हैं साहब, लोग परेशान हो रहे हैं गर्मी में। बेशक सूचना चिकित्सा विभाग की तरफ से होनी चाहिए, लेकिन कोई सूचना नहीं है। लोग यहाँ पे 8 बजे से इंतजार कर रहे हैं। क्या बोलेंगे आप? हाँ साहब, कल से हम यहाँ खड़े हैं वैक्सीन लगवाने के लिए, अभी तक कोई लगाने वाला आया नहीं, दरवाजे बंद हैं और 2 दिन से चक्कर लगा रहे हैं हम। यहाँ कोई ना तो लिख रखा है कि आज छुट्टी है, लगेगी या ना लगेगी, और यहाँ परेशान हो रहे हैं गर्मी के अंदर। घर का काम कार्य छोड़ के यहाँ बैठे रहते हैं रोज डेली आके। बहुत बुरा हाल है कि मतलब एक चिकित्सा विभाग को एक सूचना जारी है कि वैक्सीन आज लग रही है या नहीं लग रही है, और लोग हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहेंगे आप इस बारे में? अभी कभी तो कह रहे नेत्र विभाग में लगेगा, कभी बोले कन्नत कानी में लगेगा, अभी तक तो कुछ भी नहीं हुआ। इन लोगों की मांग है कि जिस तरीके से वैक्सीन सेंटरों पर नहीं होती है, तो किसी भी समाचार माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से आम जनता को जागरूक किया जाए कि वहाँ पर वैक्सीन नहीं है, ताकि ये लोग परेशान नहीं हो, अपना समय बर्बाद नहीं करें। और वैक्सीनेशन की उनकी लगातार मांग है कि वैक्सीनेशन से वो लगातार CSC और चिकित्सालयों में पहुँचते रहे, जिससे लोग रेगुलर आके वैक्सीन लगाते रहें। इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं।